हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 8 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 47 टॉपिक हम प्रीवियस 7 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे जियो लद्दाख के बारे में। देन हम जानेंगे कृषि उड़ान स्कीम 2.0 के बारे में। अभी जो आप पार्टी को नेशनल पार्टी का जो स्टेटस दिया जाना है, चर्चा करेंगे उसके बारे में। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑफ राइस के बारे में चर्चा करेंगे। गामा रे बर्स्ट के बारे में जानेंगे कि ये किससे संबंधित है। अभी जो 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल जो मीटिंग हुई है ILO की, चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो जियो लद्दाख है वे किससे संबंधित है, ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि क्या ये डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल है, सेकंड में न्यूट्रिनो स्टार ऑब्जर्वेटरी है, अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है, या गामा रे टेलीस्कोप है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो जियो लद्दाख है वह एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल है, जो कि यूटी लद्दाख के लिए ये बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसरो ने डेवलप किया है एक स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख को। किसके लिए? लद्दाख यूटी के लिए। इसके अंतर्गत वहां पर जो भी उनके भू स्थानिक जो डेटा होंगे उसकी जो अवसंरचना से संबंधित, तो उसको कलेक्ट करने का ये काम करेगा। जो जियो लद्दाख जो प्रोजेक्ट है वह एक स्पेशल डेटाबेस जनरेशन है, जिसके अंतर्गत आपके वहाँ के जो वाटर रिसोर्स होंगे, जो जल संसाधन होंगे, वेजिटेशन होंगे, या एनर्जी वहाँ की जो पोटेंशियल है उसके डेटाबेस को ये जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग और जो जियो स्पेशनल जो टेक्निक्स होती हैं उसके माध्यम से। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि वहाँ के जो यूटी लद्दाख के जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके ऑन द जो जियो स्पेशल जो टेक्निक्स होती हैं उनके लिए। उससे संबंधित जो एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरीके से यूज करना है उसको इनको ऑफिशियल्स को बताया जा सके। साथ ही साथ ये जो पोर्टल होगा एक तरीके से आपको जियो स्पेशल जो भूस्थानिक जो डेटा होगा उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आपके जो यूटी लद्दाख के जो हैं आपके जो स्पेशल जो व्यूअर्स हैं, वहाँ की कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, या वहाँ की जो मैपिंग है या जियो टूरिज्म है, तो उसके माध्यम से इसको वहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है डेटा को, और उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इसको बनाया है इसरो के द्वारा और ये एक डेटा इंफॉर्मेशन पोर्टल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि उड़ान स्कीम 2.0 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वह यह है कि इंक्रीज करना जो आपके जो एग्री प्रोड्यूस होता है, जो आपके फसल का जो उत्पादन होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में वायु के द्वारा उसकी एक जगह से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है इस स्कीम के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये स्कीम जो आपके विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर कहा जाता है, तो वह इसके अंतर्गत एक तरीके से कंप्लाइंस कर रही हैं, कन्वर्जेंस कर रही हैं। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस जो स्कीम का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो भी आपका एग्री प्रोड्यूस होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो एयर्स के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो है उसको इंक्रीज करना। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके लिए स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा इसके अंतर्गत नहीं किया गया है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो विभिन्न मिनिस्ट्री के बीच में एक कन्वर्जेंस स्थापित करता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जो डोनर है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित ये करता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके जवाब में ये कहा गया कि जो आपके कृषि उड़ान स्कीम 2.0 से संबंधित जो है वह 58 एयरपोर्ट को ये कवर कर रहा है। अगर हम बात करें कृषि उड़ान स्कीम की, तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में ऑन इंटरनेशनल और जो नेशनल रूट्स पर, जिससे कि ये फार्मर को सहायता प्रोवाइड करा सके उनके जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए।
इसके बाद जो कृषि का उड़ान 2.0 शुरू किया गया, जो कि कृषि उड़ान का ही सेकंड वर्जन है, जिसके अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी खराब जल्दी जो गुड्स, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरिसेबल होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको हिली एरियाज के अंतर्गत या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या ट्राइबल एरिया से उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये प्रयास करेगा। उस टाइम पे जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तब ये 53 एयरपोर्ट कवर कर रहा था, लेकिन आज जो अभी जो लोकसभा में बताया गया ये कवर कर रहा है, जो कृषि उड़ान 2.0 है वह 58 एयरपोर्ट को ये कवर कर रहा है। इसके अलावा ये जो एयरपोर्ट है ये केवल आपकी जो रीजनल या डोमेस्टिक मार्केट में ही आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराते, बल्कि ये कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल गेटवेज से भी फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जिससे कि जो भारत का जो एग्री प्रोड्यूस है वह विदेशों में भी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कृषि उड़ान स्कीम 2.0 का, जो कि जो एयर कैरिज के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एग्री प्रोड्यूस का, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, जिसके अंतर्गत आपके जो हॉर्टिकल्चर्स आते हैं, फिशरीज और जो लाइव स्टॉक जो प्रोडक्ट्स हैं या जो कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं, जो प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं, उनको इसके अंतर्गत बढ़ाने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है। और ये कोशिश करता है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो एक उचित मूल्य जो फार्मर्स को उसमें मिल सके। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई स्पेसिफिक बजट इसके अंतर्गत एलोकेट नहीं किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो कृषि उड़ान स्कीम है ये कन्वर्जेंस करता है विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ को। इसके अंतर्गत 8 मिनिस्ट्रीज आती हैं। जो डिपार्टमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं वह ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, और जो डेयरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो डोनर जो अभी हमने बात की। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कृषि उड़ान स्कीम 2.0 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक नेशनल पार्टी स्टेटस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट है, आरपीआई एक्ट है, उसके अंतर्गत टेक्निकल क्राइटेरिया दिया गया है कि पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किस तरीके से उसको मान्यता दी जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर्ड हो सकती है नेशनल पार्टी यदि वह रिकॉग्नाइज होती है, उसकी अगर उसको मान्यता मिल जाती है स्टेट पार्टी के रूप में 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत एक टेक्निकल क्राइटेरिया दिया गया है कि पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में किस तरीके से मान्यता दी जाएगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया गया है। ये जो क्राइटेरिया दिया गया है वह पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टोरल जो सिंबल 2019 है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उसके माध्यम से ये क्राइटेरिया उसके अंतर्गत दिया गया है कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में किस तरीके से मान्यता दी जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर की जा सकती है नेशनल पार्टी के रूप में यदि उसे स्टेट पार्टी के रूप में 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में कंसीडर कर लिया जाए। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। जो आम आदमी पार्टी है उसने लगभग इनफ स्कोर कर लिया है जो बोर्ड का गुजरात में, जिसके माध्यम से उसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरिया की, तो वह जो जिस में दिया गया है वह है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 की एक हैंडबुक है। उसके अंतर्गत जो पार्टी किस तरीके से नेशनल पार्टी बन सकती है उसके क्राइटेरिया को उसके अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न कंडीशंस दी गई हैं और उसके आधार पर ही कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है और अपने नेशनल पार्टी के स्टेटस को वह उन कंडीशंस के आधार पर खो भी सकती है। अगर हम बात करें इसके जो नेशनल पार्टी के अगर क्राइटेरिया की, तो जो नेशनल पार्टी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी नेशनल में प्रेजेंस होती है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा ये जो रीजनल पार्टी के विपरीत अगर हम बात करें तो ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं वह किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही वह सिमट कर रह जाती हैं, वह रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं किसी एक विशेष एरिया में ही, जबकि जो नेशनल पार्टीज होती हैं उसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंस होती है। इसके अलावा जो नेशनल पार्टीज होती हैं जो एक जैसे कि हमने बात करें बीजेपी और जो कांग्रेस एक बिगेस्ट पार्टी है इंडिया की,
साथ ही साथ उसमें कुछ एक रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल पार्टीज, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रेजेंस है वह बंगाल या आपके केरल में देखने को मिलती है, तो वह इस तरीके की पार्टी भी इसके अंतर्गत नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकती है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो टेक्निकल क्राइटेरिया है जिसमें हमने बात की, जो 2019 की जो हैंडबुक है उसके अंतर्गत क्राइटेरिया दिया गया है, तो वह क्राइटेरिया कौन से हैं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए एटलीस्ट 4 स्टेट में, जिसमें हमने सेकंड ऑप्शन में अभी हमने देखा था सेकंड स्टेटमेंट में, तो यही बात थी कि 4 स्टेट्स में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उसे स्टेट पार्टी के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत सेकंड क्राइटेरिया है उसका जो कैंडिडेट है उस पार्टी का, उसको जो लास्ट जो आपके जो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% टोटल बैलेट वोट्स मिले हों, इन द लास्ट लोकसभा या स्टेट असेंबली का कोई इलेक्शन हुआ हो उसके अंतर्गत, साथ ही साथ उसको एटलीस्ट 4 एमपी की उसने सीट उसके अंतर्गत जीती हो। इसके अलावा और में अगर हम बात करें थर्ड क्राइटेरिया में, तो यदि पार्टी जीतती है एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एटलीस्ट 3 स्टेट्स, मतलब पूरी अगर टोटल सीट्स की बात करें तो उसमें से अगर 2% सीट्स अगर वो पार्टी जीत जाती है एटलीस्ट 3 स्टेट्स में, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है आपको 4 स्टेट्स में जीतना पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय पार्टी एक स्टेट पार्टी का दर्जा होना होगा। सेकंड स्टेटमेंट में यह है कि जो 6% ऑफ बैलेट वोट्स है 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, उसमें आपको 6% वोट मिलने चाहिए या एटलीस्ट आपके 4 एमपी लोकसभा पोल्स के अंतर्गत जीतने चाहिए। थर्ड में है यह है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की वह आपको जीतनी चाहिए, कितने, कम से कम 3 स्टेट्स में। तो इसके आधार पर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर हम बात करें स्टेट पार्टी के दर्जे के लिए, तो इसके अंतर्गत एटलीस्ट आपको 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। इसके अलावा एटलीस्ट 2 एमएलए आपके पास इसके अंतर्गत होने चाहिए। इसके अलावा जो 6% जो वोट शेयर है इन द लोकसभा इलेक्शन की और फ्रॉम द स्टेट, और 1 एमपी आपके पास होना चाहिए। तो लास्ट असेंबली इलेक्शन में 6% और 2 एमएलए, और लास्ट अगर लोकसभा इलेक्शन में 6% और 1 एमपी, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। सेकंड में कहा गया है कि एटलीस्ट 3% ऑफ द जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और 3 सीट्स, या तो 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स या 3 सीट्स जो भी इसमें हायर हो उसको लास्ट असेंबली इलेक्शंस में जीतना चाहिए। थर्ड में कहा गया है कि एटलीस्ट 1 एमपी एवरी 25 मेंबर का अगर हम फ्रैक्शंस करते हैं स्टेट के अंतर्गत, तो उसमें से 1 एमपी उसके अंतर्गत जीता हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करें एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल बैलेट वोट्स इन द लास्ट स्टेट की असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शंस में स्टेट के अंतर्गत उसको पाया होना चाहिए, तब उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप 1-2 बार लिखकर देखेंगे तो आपको इसको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें जो हमारे देश के अंतर्गत जो अभी 9 नेशनल पार्टीज हो जाएंगी, अभी प्रेजेंट में 8 नेशनल पार्टी हैं। अगर हम उनकी बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, सीपीआई जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, और जो कॉनरेड संगमा की जो नेशनल पीपल्स पार्टी है वह भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और अब 9th पार्टी के रूप में आपको भी ये दर्जा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल पार्टी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटीज होती हैं राइस की वह काफ़ी जल्दी पक जाती हैं और ये कब हाफ ऑफ द टाइम लेती हैं जो रेगुलर वेराइटीज होती हैं राइस की उसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ इससे जो फार्मर हैं वह बीट की जो अगली उनको खेती करनी होती है उसके लिए उनको टाइम मिल जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो कल्टीवेशन है इसकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ की, ये एक तरीके से स्कोप देती है, स्कोप नहीं देती है, जो एडॉप्शन ऑफ जो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम हम जनरेट करते हैं, क्योंकि इसमें हायर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटीज़ का अगर कल्टीवेशन करते हैं तो जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की जो स्कोप है वह कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हायर रिक्वायरमेंट होती है सिंचाई की। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटीज़ है राइस की, ये हाफ ऑफ द पीरियड में ये रेगुलर वेराइटीज़ के कंपैरिजन में ये आपकी मैच्योर हो जाती है, ये पक जाती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द टाइम नहीं बल्कि 20 से 25 दिन पहले ये पक जाती है रेगुलर वेराइटीज ऑफ राइस के कंपैरिजन में, जिससे कि उसको अगली जो गेहूं की बुआई है उसके लिए समय मिल जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वेराइटीज है, ये आपका मल्टीपल जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको के एडॉप्शन के स्कोप को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें इरिगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसको बनाए रखता है ये। तो इसके अंतर्गत ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो कल्टीवेशन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटीज ऑफ राइस है और फॉर द स्ट्रॉ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जो स्ट्रॉ रहता है उसको वह जब वे चावल काटते हैं तो उसमें वह स्ट्रॉ रह जाता है, जिसको उनको बाद में जलाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तुरंत ही गेहूं की खेती करनी पड़ती है। तो अगर वे शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑफ राइस का प्रयोग करेंगे तो वह 20 से जो अगला जो सीजन आएगा रबी की फसल का, तो उससे 20 से 25 दिन पहले उसकी कटाई कर सकेंगे, जिससे उनके पास इनफ टाइम रहेगा कि वे उसको इसके अंतर्गत काट सकें, उसको जलाने की उनको जरूरत ना पड़े। इसका जो मैच्योरिंग जो पीरियड होता है ये लगभग 20 से 25 दिन पहले एडवांस में ये इनेबल कर देता है कि वह एक चावल की खेती को इसमें पूरी कर देता है, तो जिससे उसको अगले पीरियड के लिए जो उनको गेहूं की खेती करनी पड़ती है उसके लिए इनफ समय मिल जाता है। इसकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटीज़ हैं जो कि ऑफर करती हैं लगभग सफिशिएंट विंडो, जिससे कि जो पैडी का जो रेसिड्यू जो मैनेजमेंट है वह किया जा सके, और इसके अंतर्गत इरिगेशन और जो वाटर को भी सेव किया जा सकता है, इनपुट कॉस्ट को भी इसके अंतर्गत रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी है एक तरीके से स्कोप देता है कि वह एडॉप्ट कर सके मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को। इसके अलावा अगर हम बात करें जो शॉर्ट कल्टीवेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी है, ये आपको एक एक्सटेंडेड विंडो देता है खरीफ से आप जब रबी सीजन में जाएंगे उसके लिए। और इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा कई जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इन्होंने कई तरीके की ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ को जनरेट किया है, जिसमें पूषा बासमती का 1692 115 डेज में ये मतलब पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाता है। तो ये प्रयास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है, जिसके कारण से ये चाह रहा है कि इंक्रीज करे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस को, जिसके अंतर्गत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि हमारा 2013 का मिशन है उसमें हमें चावल भी दिया जाता है गरीब लोगों को, तो उस तरीके से इसके अंतर्गत जो बीपीएल फैमिलीज को दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो चावल का प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी काफ़ी सहायक हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑफ राइस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गामा रे बर्स्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गामा रे बर्स्ट होता है वह एक तरीके से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन फ्यू सेकेंड्स में, जिसकी कंपैरिजन में अगर बात करें तो जो सन एमिट करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्लोनोमा है जो विजिबल और जो आपकी इंफ्रारेड जो लाइट होती है वह शॉर्ट पीरियड जो गामा रे बर्स्ट का होता है ये एक पोटेंशियल सोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल वेव्स का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है गामा रे बर्स्ट का जो यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है थर्मल एमिशन के द्वारा, और ये जो थर्मल एमिशन होता है ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन के कारण होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो गामा रे बर्स्ट है ये कुछ ही सेकंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है जितनी एनर्जी सन अपने पूरे जीवन काल में कर पाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्लोनोवा जो कि विजिबल और जो जिसके अंतर्गत इंफ्रारेड लाइट होती है शॉर्ट पीरियड में, जो शॉर्ट पीरियड जो गामा रे बर्स्ट होता है ये पोटेंशियल सोर्स होता है जो आपकी गुरुत्वाकर्षण जो तरंगें होती हैं उसका। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। साइंटिस्ट ने अभी ये फाइंड आउट किया है।
इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो स्पेक्ट्रल एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा रे बर्स्ट की, तो जब ये आफ्टर ग्लो होता है, जब इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसको यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है कि थर्मल एमिशन के रूप में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है नॉन थर्मल एमिशन के रूप में, और ये किसके द्वारा होता है, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन के द्वारा होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो देव स्थल का जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, उसने एक तरीके से जो आपकी किलोनोमा एक तरीके डिटेक्ट किया है, जो कि इससे संबंधित वाइटल इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कराई है, जो कि हमारी जो गामा रे बर्स्ट के प्रति जो एक तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन थी, उसके जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको चेंज करने का ये प्रयास करेगी। अगर हम बात करें गामा रे बर्स्ट के बारे में, तो ये एक तरीके से पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्मिक बर्स्ट होता है, जिसके अंतर्गत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है गामा रेस की। गामा रे जो बर्स्ट है, ये कई सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फ्यू सेकंड, जितना हमारा सन पूरी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसके अंतर्गत दो डिस्टिंक्ट एमिशन फेजेस होते हैं, जिसमें आपके शॉर्ट लिव्ड प्रॉम्प्ट एमिशन होता है, जिसके अंतर्गत इनिशियल जो बर्स्ट फेज होता है, जिसमें वह गामा रेज प्रोड्यूस करता है, और सेकंड जो फॉलोड करता है लॉन्ग लिव्ड मल्टी वेवलेंथ, जो कि आफ्टर ग्लो फेज भी इसको कहा जाता है। इसमें दो फेज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड प्रॉम्प्ट एमिशन, जिसके अंतर्गत आपकी जो गामा रे का एमिशन होता है, और जो सेकंड वाला फेज होता है वह होता है लॉन्ग लिव्ड मल्टी वेवलेंथ, जिसको आपको आफ्टर ग्लो फेज भी कहा जाता है। अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्पेसिमेन जो फिनोमिनन, जिसको हम क्लोनोवा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो विजिबल और जो इंफ्रारेड जो अवरक्त जो लाइट होती हैं, वह एक शॉर्ट पीरियड गामा रे बर्स्ट, जिसको हम पोटेंशियल सोर्स मानते हैं ग्रेविटेशनल वेव का, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का ये पोटेंशियल सोर्स माना जा रहा है। साथ ही साथ ये एक तरीके से आपका हिप्नोटाइज कर देता है और हीट प्रोड्यूस करता है। जो रेडियो एक्टिव जो डिके होता है हैवियर एलिमेंट का, वह इमिट करते हैं इसके अंतर्गत किलोनोमा। अगर हम बात करें, ये प्रोसेस है प्रोड्यूस करता है हैवियर एलिमेंट्स को, जिसके अंतर्गत आपके जो गोल्ड और जो प्लेटिनम जैसे पदार्थ, इसमें जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, वह इसके अंतर्गत प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ये दो टर्म ध्यान रखनी है, गामा रे बर्स्ट, और इसमें जो क्लोनोमा है, जो एक तरीके से हिप्नोटाइज करता है जो रेडियो एक्टिव डिके करने के लिए हैवियर एलिमेंट्स के, और जो कि इमिट करते हैं क्लोनोवा, जो कि एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं हैवियर एलिमेंट जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को। अगर हम बात करें, जो स्पेक्ट्रल जो एनर्जी होती है डिस्ट्रीब्यूशन जो गामा रे बर्स्ट के दौरान, जो आफ्टर जो हमने दो फेजेस की बात की थी, तो उसमें जो सेकंड वाला फेज है जिसमें आफ्टर ग्लो होता है, तो उसके अंतर्गत जो एक्सप्लेन किया जाता है इन द टर्म ऑफ नॉन थर्मल एमिशन के रूप में, और ये किसके द्वारा होता है, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन के द्वारा होता है। और इस इवेंट के अंतर्गत थर्मल और नॉन थर्मल एमिशन दोनों होते हैं, जो कि स्पेक्ट्रल जो एनर्जी होती है डिस्ट्रीब्यूशन जो आफ्टर ग्लो में, ये आपका एक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया गया है 3.6 मीटर का जो देव स्थल ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्पेक्ट्रल जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है गामा रे बर्स्ट में आफ्टर ग्लो में, तो वह नॉन थर्मल एमिशन के द्वारा उस टर्म को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया गामा रे बर्स्ट के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है ये केवल एक ट्राइपेटाइट यूएन एजेंसी है जो कि लाती है गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर वर्क के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीग ऑफ नेशन, जो कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ILO के जो कन्वेंशंस हैं वे कंसीडर किए जाते हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के रूप में, जो कि रिगार्डलेस अगर हम बात करें इनके रेटिफिकेशंस की, जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट से रिक्वायर्ड होता है इनके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि यह केवल एक ऐसी ट्राइपेटेड यूएन एजेंसी है जो कि आपके गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाती है। तो ये एक ट्राइपेटेड यूएन एजेंसी है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशन इन 1919 के अंतर्गत,
और ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट, ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन की, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आईएलओ का जो कन्वेंशन है ये कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के रूप में। इसके रेटिफिकेशन के बाद इसको ये लागू किया जाता है। साथ ही साथ इसकी एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट से इसमें रिक्वायर्ड होते हैं स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि 2/3 नेशंस का इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि वह इसमें सहमति दर्ज कराएं। तो ये इसके अंतर्गत सिंपल मेजोरिटी इसके अंतर्गत नहीं होती। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा B1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में 17 एशिया एंड पैसिफिक की रीजनल मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक है एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग, आईएलओ के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और जो 17 जो एशिया पैसिफिक रीजनल जो मीटिंग है ये हेल्ड की गई थी सिंगापुर के अंतर्गत, जिसने डिस्कस किया नेशनल एक्शन, साथ ही साथ जो आपके जो बेजेस और जो वर्कर हैं इन्फ्लेशन के दौरान या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वह उनके अंतर्गत लगातार बदलाव आते जा रहे हैं उन बेजेस के अंतर्गत, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया इन द एशिया पैसिफिक एंड अरब स्टेट्स के लिए। इसने जो फोकस किया कि इस तरीके के एक्शन लिए जाएं कि जॉब रिच ग्रोथ को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो वह इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट हो। इसके अंतर्गत जो मीटिंग है कंक्लूड किया गया, इसमें एडॉप्ट किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें एडॉप्ट किया गया सिंगापुर डिक्लेरेशन को। अगर हम बात करें सिंगापुर डिक्लेरेशन की, तो इसने ये प्रयास करेगी कि स्ट्रेंथन करे जो सोशल डायलॉग हैं लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिससे कि वे सतत जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो लेबर का जो प्रोटेक्शन है, जो इफेक्टिव उनके जो राइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे कि वे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें। साथ ही साथ इसमें जो गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत जो राइट और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें जो फाउंडेशन है सोशल और एम्प्लॉयमेंट जो प्रोटेक्शन की, उससे संबंधित रेजिलियंस की, तो उसको मजबूत करने की बात की गई। साथ ही साथ इसमें जो ग्रोथ एंड जो स्किल डेवलपमेंट, उनका जो कौशल विकास में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ फोकस किया जाए जो लगातार डिजिटल में परिवर्तन हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है और जो लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, और डिजिटल डिवाइड जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। तो ये किसमें इसके अंतर्गत सिंगापुर डिक्लेरेशन के अंतर्गत कहा गया। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत इशू जो फेस किए जा रहे हैं लेबर सेक्टर के लिए, तो उसके अंतर्गत सबसे बड़ा इशू है जॉब सिक्योरिटी का, लो वेजेस का भी एक कम उनको मजदूरी मिलती है, इसका भी एक इशू है। साथ ही साथ जो वर्किंग हावर्स है उनके बढ़ रहे हैं और उनके वेजेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा इनकी इनह्यूमन जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके साथ अमानवीय तरीके से उनसे वर्क लिया जाता है। जो उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, जो उनकी सेफ्टी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए कार्य के दौरान, वह प्रोवाइड नहीं कराई जाती। ऑफ जो अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं वह भी एक इसके अंतर्गत समस्या है। लेबर सिक्योरिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जिसमें आपका इंडिया की बात करें तो ई श्रम पोर्टल फॉर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वह रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें उनको एक उनका यूनिक नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 29 जो एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉस थे उनको चेंज करके 4 लेबर कोड्स में वो कन्वर्ट किए गए हैं, जिसमें उन कोड के नाम है जो कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड कोड ऑन वेजेस। तो ये 4 लॉ इसके अंतर्गत कन्वर्ट किए गए हैं 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस को कन्वर्ट करके, जिससे उनको आसान बनाया जा सके। अगर हम बात करें आईएलओ की, तो ये एक ओनली ट्राइपेटेड यानी त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है, जो कि आपके जो गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और जो आपके जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं 187 मेंबर स्टेट से, तो वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जो कि सेट करते हैं लेबर स्टैंडर्ड्स को, उनसे संबंधित डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को। और ये जो प्रोग्राम है जो डिसेंट वर्क होना चाहिए ऑल वुमेन और मैन के लिए, तो ये उसको प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है।
अगर हम बात करें आईएलओ की, तो ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि आपके इसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए प्रयास करती है और जो इंटरनेशनल जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको तैयार करने का ये प्रयास करती है। ये फाउंड हुई थी अक्टूबर 1919 में अंडर द लीग ऑफ नेशन, और जब 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूएन की। इसके अलावा ये आईएलओ जो कन्वेंशन है इसको रेटिफाइड किया जाता है, इनफ गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको रेटिफाइड किया गया है फॉर द कम इन द फोर्स। अगर इनको फोर्स में लाना होता है तो इसमें जो 187 जो मेंबर्स हैं उनमें से लगभग 2/3 मेंबर को इसके अंतर्गत इसमें सहमति दर्ज करानी पड़ती है। लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत जो कन्वेंशन आ जाती है उसको रेटिफाई करना जरूरी होती है। अगर हम बात करें आईएलओ के अंतर्गत 8 कोर कन्वेंशंस हैं, जिसमें से भारत ने 6 को अभी इस रेटिफाई किया है, 2 को उन्होंने अभी भारत ने रेटिफाई नहीं किया है। अभी पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 182 और जो 138 जो कन्वेंशंस हैं आईएलओ की उनको भारत के द्वारा रेटिफाई किया गया है। लेकिन अभी भी ऐसी 2 कन्वेंशंस इसके अंतर्गत ऐसी हैं 8 कोर कन्वेंशंस में से जिनको भारत के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।